नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी व एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कोशिका से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू को सॉल्व किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पहले वह वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है ओसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप या रेडियोग्राफ। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय, यकृत, आमाशय या मुंह? तो देखिए दोस्तों, मुंह में पाई जाती है लार, और लार में पाया जाता है एंजाइम। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम। दोस्तों, टायलिन तो सबको पता होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे लाइसोजाइम एंजाइम भी लार में ही पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और टायलिन एंजाइम का कार्य क्या है? स्टार्च का पाचन करना। दोस्तों, लार में 95% जल होता है और 5% एंजाइम पाया जाता है। और एक दिन में 1.5 लीटर लार लगभग मनुष्य के मुंह द्वारा स्रावित की जाती है। और लार का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 6.8। तो आप पीएच वैल्यू भी याद रखेंगे। लार का पीएच वैल्यू होता है 6.8। और एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? तो दो, टायलिन और लाइसोजाइम। अब बात की जाए आमाशय की, तो आमाशय में भी HCl और 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है HCl और 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? तो वह है पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। दोस्तों, पेप्सिन का क्या कार्य है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो है यह दूध का पाचन करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। तो हम ऐसे में 3 एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? एक बार पुनः देखिए, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इस प्रकार आमाशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा हुआ। और देखते हैं यकृत। तो यकृत से निकलता है पित्तरस, बाइल जूस, जो कि वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी वसा फैट जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो इस प्रकार यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा हुआ। तो बचा कौन? हृदय। तो हृदय जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, डिडिनम का भाग है, मतलब डिडिनम किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या यकृत? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डियोडेनम, जेजनम और इलियम। कौन कौन से? डिडिनम, जेजनम और इलियम। दोस्तों, डिडिनम जो होता है इसका आकार यू आकार का होता है, और इसमें सर्वाधिक भोजन का पाचन डियोडेनम में ही होता है। और जो जेजुनम होता है यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, और जो इलियम होता है यह छोटी आंत का तीसरा भाग होता है, और इसमें सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो वह है इलियम। दोस्तों, एक बार पुनः देखिए, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3, डियोडेनम, जेजनम और इलियम। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और उसमें होता है HCl। अगला प्रश्न है, हमारा दंतवल्क से बना है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट से बना, और हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो तत्व है वह है इनेमल। अगला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह है, देखिए, बेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। यह जो आमाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फेट या एम्पियर्स? आपका आंसर हो जाएगा ए, कैलोरीज में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या आमाशय? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, जिगर, यानी जिसे लीवर कहते हैं। यदि लीवर को अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो वहाँ पे पुनः एक नया लीवर विकसित हो सकता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, या शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि की बात की जाए तो वह भी लीवर ही होता है। लीवर को शरीर का विषहर्ता या शरीर की जैव रासायनिक थैली या शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। लीवर का उपनाम क्या क्या है? तो शरीर की विषहर्ता, शरीर की जैव रासायनिक थैली या शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह भी लीवर में ही होता है, और लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं।
लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, 2000 से 8000 तक। दोस्तों जीभ में 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। एक जो अग्र भाग पे स्वाद कलिकाएँ होती हैं, मीठे भाग का जो हम अनुभव करते हैं और मीठे स्वाद का अनुभव कराती हैं, और जो पश्च भाग में पाई जाती हैं इससे हम कड़वे स्वाद का अनुभव करते हैं। और जो मध्य और साइड का जो भाग होता है, इस भाग से हम लोग नमकीन या तीखे भाग का अनुभव करते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, जीभ में कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? 3। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का अनुभव, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव, और जो साइड का मध्य भाग है इससे नमकीन या तीखे भाग का अनुभव, स्वाद का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितने मीटर लंबा होता है? 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर या 9 मीटर? तो दोस्तों एक मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो मुंह से लेकर गुदा तक लगभग उसकी लंबाई होती है 9 मीटर। अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन, जठर संबंधी, दोलनी या अनुशीतलन? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्रमानुकुंचन। दोस्तों कुछ जो होती है ना, भोजन नली की दीवारें कुछ इस तरह से गति करती रहती है और इसी कारण जो भोजन है आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय या बड़ियाद? तो दोस्तों बड़ियाद भी आहार नल की भाग है, पित्ताशय भी है और मुख गुहिका भी है। तो इस प्रकार कौन नहीं है? तो वायु कोशिका। यह वायु कोशिका जो है यह फेफड़े का हिस्सा है और फेफड़ा जो है आहार नली का भाग नहीं है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा वायु कोशिका। अगला प्रश्न है, एंजाइम टायलिन में पाया जाता है? लार, अग्नाशय रस या आंतरस? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो टायलिन एंजाइम है वह लार में पाया जाता है और यह स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, टायलिन जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या वसायुक्त अम्ल में? दोस्तों देखिए, जो फैट होता है, फैट को वसायुक्त अम्ल या फैटी एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों अग्नाशय रस से निकलता है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है? वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण या वसा का उत्सर्जन? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, वसा का पायसीकरण। यानी कि जो पित्त रस होता है यह फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इसका संग्रहण जो होता है वो होता है पित्ताशय में। और पित्त की पीएच वैल्यू होती है 7.8। पित्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.8, यानी कि यह क्षारीय होता है। और दोस्तों पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम टायलिन में पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है, आपका इसका आंसर हो जाएगा लार में। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या वसायुक्त अम्ल में? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है? दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से ... एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन या एमाइलेज? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, एमाइलेज। दोस्तों टायलिन एंजाइम का ही दूसरा नाम एमाइलेज है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं ना, ये 2 बार पूछा जा चुका है। या टायलिन नाम से न पूछ के इमाइलेज नाम से पूछ लिया गया है, तो आप याद रखेंगे टायलिन का दूसरा नाम ही है इमाइलेज। अगला प्रश्न है, शर्करा को यकृत बदल देती है? ग्लूकोज में, सेलुलोज में, ग्लाइकोजन में या सुक्रोज में? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन में।
ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? यकृत, छोटी आंत, पित्ताशय या अग्नाशय? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यकृत। आंसर होगा यकृत। दोस्तों जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको जो लीवर होता है वो पहले ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित कर देता है, और पुनः जो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन पुनः टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख रहे हैं ना, मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार के द्वारा जो टायलिन एंजाइम निकलता है उसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना सबसे जल्दी पच जाता है। अगर सबसे जल्दी पच जाएगा तो ऊर्जा भी सबसे पहले इसी से मिलेगी, इसलिए तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? पालक, मक्खन, चीज या मछली? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पालक। दोस्तों पालक में आयरन पाया जाता है, पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह, यकृत, पेट या आंत? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मुंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलोप्सिन? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, रेनिन। रेनिन जो कि आमाशय द्वारा स्रावित होता है और यह दूध का पाचन करता है। यह सिर्फ 8 साल या 8 साल से कम बच्चों में ही स्रावित होता है रेनिन एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या अमीनो अम्ल? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत में, मुंह से, छोटी आंत में या पेट से? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत से, और वह भी छोटी आंत का जो है डिडिनम, जिजिनम और इलियम 3 भाग होता है। तो जो इलियम होता है इसी में सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं ताकि दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकें।